प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ध्वनि संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है और इससे विभिन्न जो जीव हैं वो कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, एक दूसरे को जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्य निर्मित जो उत्पाद हैं, संस्थाएं हैं, वो भी नॉइज़ पैदा करती हैं और ये नॉइज़ एक सीमा से अगर अधिक हो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, हमें असहनीय लगती हैं। तो ये जो ध्वनि है वो प्रदूषण की श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। तो आज हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्वनि प्रदूषण यानी मैंने बताया कि अधिक तीव्रता की जो ध्वनि है वो प्रदूषण की श्रेणी में सम्मिलित होती है। तो ध्वनि की अवांछनीय तीव्रता को नॉइज की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। यानी ध्वनि अगर तेज है और वो हमें अवांछित लगे, हमारे मन मस्तिष्क को नहीं सुहाए, तो वो प्रदूषण या जो है शोर की श्रेणी में सम्मिलित होती है। अंग्रेजी का नॉइज शब्द लैटिन भाषा के नोजिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि। इस अदृश्य प्रदूषण से कई गंभीर समस्याएं पनपी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में असहनीय ध्वनि को प्रदूषण का ही अंग माना है। यानी उन्होंने माना कि ध्वनि की वो तीव्रता जो हमें असहनीय लगे, अवांछित लगे, वो प्रदूषित या प्रदूषण श्रेणी में सम्मिलित की जाती है या की जानी चाहिए। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, यातायात के साधन और इन सभी के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। इसका कुप्रभाव मनुष्य के ऊपर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। अब हम ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। जेटेफिन के अनुसार शोर एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति को अवांछनीय लगती है और उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यानी वो ध्वनि जो न केवल किसी भी व्यक्ति को अवांछनीय या असहनीय लगती है बल्कि इससे उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है, तो वो ध्वनि प्रदूषित श्रेणी में सम्मिलित की जाती है या सम्मिलित होती है। हटेल के अनुसार शोर एक अवांछित ध्वनि है जो कि थकान बढ़ाती है और कुछ औद्योगिक परिस्थितियों में ये बहरेपन का कारण भी बनती है। रॉय के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार शोर एक अवांछनीय ध्वनि के रूप में परिभाषित है। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया के अनुसार शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो किसी व्यक्ति या समाज के लोगों के स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो कहने का मतलब जितनी भी ये परिभाषाएं हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। एक उस तीव्रता की ध्वनि जो किसी भी व्यक्ति को अवांछनीय या उसकी इच्छा के विरुद्ध या उन मन मस्तिष्क को जो है अच्छी नहीं लगे, वो प्रदूषण की श्रेणी में सम्मिलित होती है। तो इससे न केवल ये अवांछनीय होती है बल्कि ये उस मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है, उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है और उसमें मस्तिष्क से संबंधित कई बीमारियां जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो उस तीव्रता की ध्वनि जो अवांछनीय लगती हो व्यक्ति को, वो प्रदूषण की श्रेणी में सम्मिलित की गई है। अब हम ध्वनि प्रदूषण के मापन के बारे में
बात करेंगे। ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है, यानी डेसिबल के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण करते हैं। डेसी का अर्थ है 10 और वैज्ञानिक ग्राम बेल के नाम से बेल शब्द लिया गया है। इस प्रकार से डेसिबल शब्द का प्रतिपादन या उद्भव हुआ है। हमारे कान लगभग 30 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों के लिए बहुत ही अधिक संवेदनशील हैं, लेकिन सभी ध्वनियाँ मनुष्य को नहीं सुनाई देती हैं। कान की क्षीणतम श्रव्य ध्वनि शून्य स्तर से प्रारंभ होती है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले ध्वनि के स्तर को दर्शाया गया है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ध्वनि के स्रोत हैं और दूसरी तरफ ध्वनि का स्तर, यानी ध्वनि किस स्रोत से किस डेसिबल की ध्वनि जो है पैदा हो रही है। हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ये जीवन का एक आवश्यक पार्ट है। श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं है, सभी जीव श्वसन क्रिया करते हैं। तो जो उच्च जीव हैं उनकी अगर बात करें, उनमें से रेस्पिरेशन जो है उसमें 10 डेसिबल जो ध्वनि है वो जेनरेट होती है। इसके अलावा जब हवा चलती है, पत्तियों की सरसराहट होती है, तो उससे भी 10 डेसिबल की ध्वनि एक तरह से बनती है। इसके अलावा जब फुसफुसाहट करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, उससे 20 से 30 डेसिबल ध्वनि। पुस्तकालय में जो धीमी गति से बात करते हैं वहाँ पर 40 डेसिबल। शांत भोजनालय है लेकिन वहाँ पर आराम से लोग भोजन कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर 50 डेसिबल। सामान्य वार्तालाप जब करते हैं तो वहाँ पर 55 से 60 डेसिबल। तेज जब बरसात होती है वहाँ पर 55 से 60। इसी तरह से जब घरेलू बहस होती है उसमें भी 55 से 60 डेसिबल की ध्वनि जो है तय की गई है कि इतनी ध्वनि जो है वो मापी गई है एक तरह से। स्वचालित वाहन या जो घरेलू मशीनें हैं इनसे 90 डेसिबल तक ध्वनि, बस या जो ट्रक हैं 4 व्हीलर्स इनसे 85 से 90 डेसिबल ध्वनि निकलती है। रेलगाड़ी की सीटी उससे लगभग 110 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तेज स्टीरियो से 100 से 115 डेसिबल। ध्वनि विस्तारक जो यंत्र हैं वहाँ 150 यानी 150 डेसिबल तक। इसी तरह से जब पुलिस का या जो एम्बुलेंस का जब सायरन बजता है वहाँ उससे लगभग 150 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। व्यावसायिक वायुयान है जैसे एरोप्लेन वगैरह, तो उससे 120 से 140 डेसिबल ध्वनि यानी उस तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। और रॉकेट का जो इंजन है उससे लगभग 180 से 195 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये ध्वनि जो है कम जो लो स्तर है या लो जो लेवल है वहाँ से लेके हाई लेवल तक के अपने जो सोर्स हैं उसके बारे में अपने यहाँ देखा है। अब हम ध्वनि प्रदूषण के जो मानक है, स्टैंडर्ड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार निद्रावस्था में जब हम सो रहे होते हैं तो निद्रावस्था में आसपास के वातावरण में 35 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए और दिन का शोर जो है 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने जो ध्वनि प्रदूषण के जो मानक स्टैंडर्ड जो तय किए हैं तो वो ये मान रहे हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो आसपास जो है हमें अच्छी नींद तभी आएगी जब ध्वनि जो है वातावरण में 35 डेसिबल से ज़्यादा नहीं हो। 35 डेसिबल तक जो है हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और दिन के समय, ये तो रात्रि की बात हो रही थी, दिन के समय ये ध्वनि की तीव्रता 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 45 डेसिबल से अधिक होगी तो वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में। सबसे पहले है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है, परंतु प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत अल्पकालिक होता है, यानी एक तरह से परमानेंट नहीं होता। प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है जो
क्षणिक होती हैं और किसी समय विशेष में कोई अनिश्चित समय में कभी भी होती हैं, तो ये अल्पकालिक होती हैं तथा हानि भी कम होती है। यानी प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनसे जो ध्वनि बनती है वो उसका कोई समय निश्चित नहीं होता, वो अल्पकालिक होती हैं और उसे हानि भी कम होती है। शोर के प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं आदि से मनुष्य असहज यानी डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, परंतु बूंदों की छमछम, चिड़ियों के कलरव या नदी झरनों की कलकल ध्वनि से मनुष्य में आनंद का संचार भी होता है। तो कहने का मतलब है प्राकृतिक स्रोत से जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। वो अगर बादलों की गड़गड़ाहट या बिजली चमकती है, कड़कती है, तो उस समय जो है वो डेसिबल जो ध्वनि का जो स्तर है वो ज़्यादा हो जाता है वो, लेकिन वो अल्पकालिक होता है, स्थायी नहीं होता, है ना। तो कुल मिला के ये प्राकृतिक स्रोत से जो ध्वनि निकलती है वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। दूसरा है मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत जो है ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण, परिवहन जिसमें रेल, वायु, सड़क, इसके अलावा खनन के कारण शोर एक गंभीर समस्या के रूप में पनपा है। शोर प्रदूषण वस्तुतः शोर और मानवीय सभ्यता लगभग साथ रहेंगे, क्योंकि हम विकास चाह रहे हैं और विकास के लिए औद्योगिक कल कारखाने, परिवहन के साधन, इन सब की आवश्यकता होगी और इन सब की आवश्यकता होगी तो प्रदूषण जो है वो भी, विशेष तौर से ध्वनि प्रदूषण जो है वो भी होगा। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख जो मानवीय स्रोत हैं वो इस तरह से हैं, यानी मानव जो है वही ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारण माना गया है। प्राकृतिक कारण जो है वो अल्पकालिक होता है, उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, लेकिन जो मानवीय स्रोत हैं उससे जो प्रदूषण फैल रहा है वही ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। और उसमें से पहला है उद्योग। लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं। कल कारखानों से या निकलने वाली ध्वनि या वहाँ चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़ या गड़गड़ाहट जो है, इसे उच्च स्तर का ध्वनि प्रदूषण होता है। ताप विद्युत गृह में लगे बॉयलर, टरबाइन, ये सभी काफ़ी शोर उत्पन्न करते हैं। अधिकतर उद्योग शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं, अतः वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है और ध्वनि प्रदूषण की एक तीव्र समस्या है। इसके अलावा परिवहन साधनों की हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण परिवहन के साधन भी हैं। परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी जो छोटे व्हीकल हैं, टू व्हीलर हैं, उनमें भी जो है ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र लगा होता है। उसका एक उद्देश्य होता है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ यातायात व्यवस्थाएं जो है प्रॉपर नहीं है और भीड़ ज़्यादा है पॉपुलेशन के कारण, तो ध्वनि जो है बार बार निकालनी पड़ती है और इस वजह से प्रदूषण जो है फैलता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक क्षेत्र में होता है। ऐसा माना गया है कि जब आज़ादी के समय 1950 के आसपास जो है व्हीकल की संख्या बहुत कम थी भारत में, लगभग 30 लाख ही थी, और धीरे धीरे जो है देश में प्रगति हुई और व्हीकल की संख्या काफ़ी बढ़ गई और लगभग अब जो है 26-27 करोड़ जो है व्हीकल या इससे ज़्यादा भी हैं माने गए हैं। तो ये व्हीकल जो है एक सभी तरह के हैं, छोटे बड़े, और लगातार जो है रात दिन हाईवे पे, सड़कों पर जो है दौड़ते हैं। तो ये एक तरह से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर ये ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से ये जो व्हीकल है ध्वनि तो कर ही रहे हैं ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा ये वायु प्रदूषण भी फैला रहे हैं, साथ साथ दोनों ही फैल रहे हैं। इसके अलावा मनोरंजन के साधन हैं, वहाँ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो
मनुष्य जो है अपने मनोरंजन के लिए, अपने जीवन को अच्छे तरह से आनंदित रूप से जीने के लिए जो है कुछ ऐसे साधन उसने डेवलप किए हैं जो उसको एक तरह से आनंद जो है महसूस कराएं। लेकिन इनमें अगर इनकी तीव्रता अगर ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए एक तरह से अवांछनीय, असहनीय होते हैं और कई तरह के रोग भी पैदा करते हैं। जैसे हम देखें, टीवी चलता है, टीवी धीमी गति में, धीमी या उसकी आवाज़ कम हो, या अगर उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो तो ये हमारे को असहनीय लगेगी और ये प्रदूषण का कारण भी बनेगा। तो टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, म्यूजिक सिस्टम, जिसमें विशेष तौर से ब्याह शादियों में जो डीजे चलता है आजकल, वो एक प्रदूषण का मुख्य कारण है। हालांकि वो मनोरंजन करता है, लेकिन मनोरंजन के साथ उसकी उस तीव्रता की जो ध्वनि निकलती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है और ऐसा नहीं होती है। तो इससे उत्पन्न जो तीव्र ध्वनि है वो एक शोर प्रदूषण का कारण बनती है। इसके अलावा विवाह, सगाई, इन सभी कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजनों में, मेलों में, पार्टियों में लाउड स्पीकर का प्रयोग या डीजे का प्रयोग जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके कारण लगातार जो है ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब है, मनोरंजन के साधन जो है हमारे जीवन की आनंद के लिए हैं, लेकिन इनमें इनसे निकलने वाली उस तीव्रता की ध्वनि जो है वो एक तरह से असहनीय होती है, अवांछनीय होती है और वो हानिकारक होती है शरीर के लिए। इसके अलावा निर्माण कार्य जो है, वहाँ पर जो मशीनें चलती हैं, जो औजार वो प्रयोग करते हैं, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। आतिशबाजी करने के कारण है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे देश में विभिन्न अवसरों जैसे त्योहारों पर, दीपावली, होली, इसके अलावा मेलों में या सांस्कृतिक या वैवाहिक जो प्रोग्राम है उनमें, या कई बार मैच जीत जाते हैं, या हम हमारे घर में भी जो कोई खुशी होती है, जैसे कोई विवाह का प्रोग्राम, डांस का प्रोग्राम, सालगिरह, जन्मदिन, तो इस तरह की जो खुशियाँ होती हैं उसमें भी हम जो है इन ध्वनि प्रदूषक यंत्रों का प्रयोग करते हैं और इससे एक तरह से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इसके साथ ही इन सभी प्रोग्रामों में हम ये भी देखते हैं कई बार आतिशबाजी भी की जाती है। तो आतिशबाजी भी जो है ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है। तो इन सभी से न केवल वायु प्रदूषण फैलता है, बाकी ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में फैलता जा रहा है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रैलियों या जो सार्वजनिक संगठनों के जो आयोजन हैं, उन सब में एक बड़ी मात्रा में जनसमूह जो है एकत्र होता है और वहाँ पर उनके द्वारा जो वार्तालाप की जाती है उससे, और इसके अलावा वहाँ पर जो कल्चरल जो एक्टिविटी होती हैं, जो धार्मिक या सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं, उनसे भी उस तीव्रता की ध्वनि जो है प्रदूषण फैला रही है। इसी प्रकार से प्रशासनिक कार्यालयों में हम देखते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी जो है बड़ी पॉपुलेशन जो है रहती है और ये जो है उस तीव्रता की यहाँ से ध्वनि निकलती है जो प्रदूषण का कारण है। इसी प्रकार कई अन्य छोटे छोटे कारण भी हैं जो ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो सामान बेचने वाले, छोटे ब्रेड बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, ये जो सभी हैं, या कई बार जो है ट्रैफिक अगर जाम हो जाए तो वहाँ भी एक साथ जो है हॉर्न बजते हैं, तो ये सभी जो है प्रदूषण के अन्य कारण हैं, ध्वनि प्रदूषण के। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव के बारे में। शोर से उत्पन्न प्रदूषण एक धीमी गति वाला मृत्युदूत यानी स्लो एजेंट ऑफ डेथ माना गया है। यानी सीधा ये प्रभाव तो नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जो है हमारे मस्तिष्क में जो है अनिद्रा या अन्य जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं,
और एक तरह से मनुष्य डेथ की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य पर पड़ने वाले जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको हम 4 श्रेणी में बांटकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है सामान्य प्रभाव, दूसरा श्रवण संबंधी प्रभाव, तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव और चौथा शारीरिक प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य प्रभाव के बारे में। ध्वनि प्रदूषण द्वारा मानव वर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों के अंतर्गत बोलने में व्यवधान यानी स्पीच इंटरफेरेंस, चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधान व इनसे संबंधित जो है आफ्टर इफेक्ट्स या जो समस्या है वो सम्मिलित होती हैं। तो ये सामान्य बात है। ध्वनि प्रदूषण से हम देखते हैं कि जो बोलने में व्यवधान आता है, बोलता है, आपस में बातचीत करते हैं, वो ढंग से सुनते नहीं, तेज़ बोलना पड़ता है और इससे चिड़चिड़ापन भी होता है। कई बार नींद भी प्रॉपर नहीं आ पाती क्योंकि ध्वनि प्रदूषण की वजह से जो है बार बार वो हमारे को प्रभावित करती है। इसके अलावा दूसरा जो है श्रवण संबंधी प्रभाव यानी ऑडिटरी इफेक्ट भी देखने में आता है। तो प्रयोगों से स्पष्ट हुआ कि ध्वनि की तीव्रता जब 90 डेसिबल से ज़्यादा होती है तो लोगों की जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। तो श्रवण क्षमता जो है कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे शोर की अबोध ध्वनि की आवृत्ति या व्यक्ति विशेष की शोर की ओर संवेदनशीलता। महानगरों के ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर अध्ययन या शोध में ये पाया गया है कि जो लोग लगातार 5 साल से 10 घंटे से अधिक शोर शराबे के बीच गुजारते हैं उनमें 55% लोगों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो जैसे बड़े बड़े जो महानगर हैं या जो फैक्ट्रियाँ 24 घंटे चलती हैं, रात दिन चलती हैं, वहाँ जो लेबर काम करते हैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तो वो लगातार जो है इस तरह के माहौल में रहते हैं कि वहाँ पर कंटिन्यू जो है कई सालों तक 8 से 10 घंटे जो है उनको प्रदूषण के बीच गुजारने पड़ते हैं। तो उन लोगों के अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ है कि उनमें से 55% लोग जो हैं उनमें सुनने की कैपेसिटी जो है क्षीण पाई गई है, कम पाई गई है। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी सामने आए हैं। उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य में कई प्रकार के आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं। दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है ना, जो मानसिक रूप से एक तरह से वो विचलित हो जाते हैं। मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, स्नायुओं में उत्तेजना, इस तरह के जो लक्षण हैं वो भी देखे गए हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के शारीरिक प्रभाव भी देखने में आए हैं। उस शोर के कारण मनुष्य विभिन्न विकृतियों और बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इसमें से जो प्रमुख हैं जैसे हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, इसके अलावा उत्तेजना, टेंशन या एग्रेसिवनेस, हृदय रोग, आँखों की पुतलियों में खिंचाव, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव, अल्सर जैसे पेट व अंतड़ियों के रोग, ये सभी जो है लक्षण हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं या उन लोगों पर दिखाई देते हैं जो ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में रहते हैं। शहर के मध्य में या जहाँ पर यातायात जो है उसका प्रवाह ज़्यादा हो और कल कारखाने हो, उस एरिया के जो लोग हैं उनमें इस तरह के रोग अक्सर मिलते हैं। इसके अलावा जो विस्फोट हो रहे हैं या सोनिक बूम के अचानक आने वाली ध्वनि के कारण जो है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें भी जो है अबॉर्शन की समस्याएं सामने आई हैं। लगातार शोर में जीवन यापन करने वाली महिलाओं में नवजात जो है ध्वनि की गति से अधिक चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम जैसे कहते हैं। तो जो नवजात है उनमें जो है कई तरह की विकृतियां सामने आई हैं। ध्वनि प्रदूषण का संबंध व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष दोनों से होता है, अतः इसका समाधान भी व्यक्ति, समुदाय, शासन स्तर पर हो सकता है या होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण
निवारक कार्यक्रमों में दो एस्पेक्ट जो है वो सम्मिलित किए गए हैं, ध्वनि और शोर की तीव्रता को कम करना और दूसरा इनका नियंत्रण करना। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो सोर्स हैं, जो जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनको नियंत्रित करना है। और इसमें से जो कुछ उपाय हैं वो इस तरह से हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे पर हरे वृक्ष जो है उनकी कतार जो है वो होनी चाहिए और इससे ध्वनि प्रदूषण से कुछ हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि हरे पौधे जो हैं ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। इसी तरह से जो महानगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जगह की समस्या है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में भी जो हरित वनस्पतियाँ हैं उनकी पट्टी सड़क किनारे डेवलप की जा सकती है। इसके अलावा प्रेशर हॉर्न बंद किए जाने चाहिए, इंजन व मशीनों की मरम्मत लगातार होनी चाहिए, तो इससे वो ध्वनि जो तीव्रता है उसमें कमी आ सकती है। इसी तरह सभी प्रकार के जो ट्रैफिक संचालक हैं या जो शहर जो या शहरों में जो कॉलोनियाँ जो हो रही हैं, काटी जा रही हैं, डेवलप की जा रही हैं, तो उसमें भी एक सही योजना के अनुसार उनको डेवलप किया जाना चाहिए ताकि जो है ट्रैफिक की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो ध्वनि प्रदूषण के कुछ अन्य जो मापक हैं उसके बारे में भी हम हल्के से बात कर लेते हैं। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत 1 अप्रैल 1988 को ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा नियम 1986 के नियम 3 के तहत भारतीय मानक संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI ने ध्वनि प्रदूषण के लिए कुछ आधारभूत मानक निर्धारित किए हैं। ध्वनि प्रदूषण के लिए ये जो तालिका देखेंगे उसमें जो है मानक है वो दिए हुए हैं। तो ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा स्वीकृत है ये मानक। यहाँ हम देख रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के जो मानक हैं उसमें जो औद्योगिक क्षेत्र है, यानी जो दिन के समय की बात करें हम सबसे पहले, तो दिन के समय वो जो टाइम है वो सुबह से लेकर रात्रि 9 बजे तक का टाइम होता है। और इस दौरान जो है औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 75 डेसिबल तक की जो नॉइज़ है वही होनी चाहिए। व्यावसायिक जो क्षेत्र हैं जहाँ मार्केट है वहाँ पर 65 डेसिबल, आवासीय जहाँ पर लोग बाग कॉलोनी में रहते हैं, घर में रहते हैं, वहाँ पर 55 डेसिबल, और जो शांत एरिया है जहाँ फॉरेस्ट एरिया है या कोई और ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ पर 50 डेसिबल तक की ध्वनि होनी चाहिए। ऐसा स्टैंडर्ड तय किया गया सरकार द्वारा। इसी तरह से रात्रि के समय जब लोग गहरी नींद में सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर 75 डेसिबल तक की ध्वनि होनी चाहिए। व्यावसायिक जो क्षेत्र है वहाँ पर 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में 45 डेसिबल और शांत एरिया में 40 डेसिबल ध्वनि ही तय की गई है सरकार द्वारा। अब हम भारतीय मानक संस्थान द्वारा जो स्वीकृत ध्वनि स्तर हैं उनके बारे में भी बात करना चाहेंगे। आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत बाह्य ध्वनि स्तर जो है, इसमें जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय जो क्षेत्र है वहाँ पर 25 से 35 डेसिबल, उपनगरीय जो टाउन है वहाँ पर 30 से 40 डेसिबल, जो नगरीय हैं, सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, वहाँ जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पर 35 से 40 डेसिबल होनी चाहिए। और जो महानगर हैं एक तरह से के वहाँ पर आवास और जो व्यावसायिक क्षेत्र है वहाँ पर 40 से 45 डेसिबल। जो नगरीय सामान्य जो क्षेत्र है वहाँ पर भी लगभग 45-55 के बीच में, और औद्योगिक क्षेत्र में 50 से 60 डेसिबल अगर ध्वनि होगी तो ये प्रदूषण का कारण नहीं होगी और मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलेगा। इसी तरह से जो विभिन्न भवन हैं उनमें जो ध्वनि का स्तर है वो इस तरह से तय किया गया है। जैसे रेडियो या टेलीविज़न स्टूडियो हैं तो वहाँ पर 25 से 35 डेसिबल होना चाहिए।
संगीत कक्ष है या ऑडिटोरियम है या हॉस्टल है या कोई सम्मेलन हो रहा है, सेमिनार हो रही है, तो संगीत कक्ष में लगभग 30 से 35 और ऑडिटोरियम में 35 से 40 डेसिबल तक होना चाहिए। कोर्ट या जो निजी कार्यालय हैं या जो पुस्तकालय हैं यहाँ पर 40 से 45 डेसिबल। सार्वजनिक कार्यालय, बैंक और जो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं जो वहाँ पर जो है 45 से 50 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट में 50 से 55 डेसिबल की डिग्री का जो है भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आज हमने ध्वनि प्रदूषण के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और मेरी ये सलाह भी है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी कोशिश करें कि ध्वनि प्रदूषण जो है कम से कम फैले। ये तुरंत नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो है ये मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार इससे जो है मानसिक और शारीरिक बीमारियां जो है डेवलप हो रही हैं। थैंक यू।